चलिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं बीए 6 सेम के अंदर जो हमारा 7वां लेसन है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका और भूयिष्ठक यानी कि बहुलक भी इसे हम कहते हैं। तो इसके हम बात कर लेते हैं कि मेजराइज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, ये हमारा है। तो इसके अंदर ये हम इनके बारे में डीपली से पढ़ेंगे, लेकिन इनको निकालने से पहले माध्य, माध्यिका, भूयिष्ठक या बहुलक को निकालने से पहले हमें क्या है इनके बारे में जो छोटे छोटे जैसे कि मैथ के सवाल निकालते हैं उनके बारे में जो सूत्र होते हैं उनसे रिलेटेड जो बातें जाननी आवश्यक है। उसी प्रकार इससे आगे करने से पहले हमें इनके बारे में जो है आवश्यक बातें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जान लेते हैं कि सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको टाइम मिलती रहे। और सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा, तो मीन एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बार जो सांख्यिकी शब्द का वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित जो करने का श्रेय है वो जर्मन विद्वान गोटफ्राइड ओकनेवाल को जाता है। और उन्होंने सन 1749 है उस टाइम सांख्यिकी को एक अलग विषय के रूप में सम्मानजनक दर्जा दिलवाया। और आकेनवाल जो है वाल ने सांख्यिकी को वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव परिभाषा देते हुए कहा, संख्यात्मक विवरणों का सुव्यवस्थित विवेचन ही सांख्यिकी है। यानी कि संख्यात्मक विवरणों को यानी कि जो संख्या के रूप में यानी कि कोई भी संख्या है उनको सुव्यवस्थित रूप में लिखना वो क्या है सांख्यिकी कहलाता है। यानी कि देखिएगा हमारे पास कोई भी जो क्या है संख्याएं होती हैं और वो संख्या हमें कोई किसी विषय के बारे में नहीं बताती, जैसे कि 2, 4, 8, 5, 7। तो ये क्या है संख्याएं हैं, जैसे कि 2, 4, 5, 8 ये क्या है संख्याएं हैं। लेकिन ये संख्याएं हैं, ये सांख्यिकी कब कहलाएंगी जब ये किसी अर्थ को प्रकट करेगी, यानी कि ये किसी अर्थ को प्रकट करेगी। ये तो एक संख्या होगी, लेकिन अगर मैं कह दूं कि एक जो व्यक्ति के पास ए व्यक्ति उसके पास 2 रुपये हैं, बी व्यक्ति उसके पास 4 रुपये हैं, सी है उसके पास 5 रुपये है और डी व्यक्ति उसके पास 8 रुपये हैं। तो इस प्रकार अब ये जो आंकड़े हैं अब ये सांख्यिकी बन गए। ये क्या बन गए सांख्यिकी बन गए, क्योंकि ये हमें क्या बता रहे हैं कि अलग अलग कोई एक सूचना दे रहे हैं हमें। जो संख्याएं हमें सूचना दे सके उसे हम क्या कहेंगे सांख्यिकी कहेंगे। तो ये थी सांख्यिकी के डेफिनेशन। उसके बाद में बात करते हैं कि समय के साथ सांख्यिकी विषय परिष्कृत होता गया और इनमें निम्नलिखित 2 अर्थों में परिभाषित किया जाने लगा। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी आंकड़े यानी कि प्लूरल रूप में जो स्टैटिस्टिक्स इज एज डाटा, और एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान का जो विकास हुआ। उसके बाद में है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा क्या है। तो बहुवचन में सांख्यिकी शब्द का तात्पर्य एक से अधिक अर्थपूर्ण आंकड़ों से लिया जाता है। यानी कि एक से अधिक अर्थपूर्ण आंकड़े होते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था अलग अलग आंकड़े 2, 4, 8 ABCD इसके पास रुपए हैं, तो वो एक अर्थपूर्ण एक अर्थ को प्रकट कर रही हैं। ऐसे आंकड़े जिनका कोई अर्थ निकलता हो, किन्हीं तथ्यों को किसी संदर्भ में प्रस्तुत करते हों, सामान्य तौर पर संख्या तथा अंकों की संख्या की आंकड़े समझा जाता है। यह जो गलत है, यानी कि सामान्य तौर पर लोग क्या करते हैं संख्याओं को संख्या की आंकड़े समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण के तौर पर समझाया था और अब एक उदाहरण और देख लीजिएगा आप कि 60, 50, 10, 20, 2 संख्याएं तो हैं किंतु संख्या की आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि ये अपने आप में
कोई सूचना नहीं देते और न ही किसी विषय के बारे में प्रकाश डालते। ये मृत अंक है, कुछ नहीं बोलते और सभी संख्या की आंकड़े संख्याएं तो होती हैं किंतु सभी संख्याएं संख्या की आंकड़े नहीं होते। यानी कि सभी जो संख्याएं हैं वो यानी सभी संख्या की आंकड़े संख्याएं तो होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए की हाइट है वो 5 फुट है, बी की हाइट है वो 5.5 है, 5.5 है। इस प्रकार तो ये दो के है, ये क्या है, संख्या की आंकड़े। अब ये संख्या की आंकड़े के साथ ये संख्याएं भी तो है 5 और 5.5। तो इस प्रकार जो संख्या की आंकड़े है वो संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी जो संख्याएं हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ 5, 4, 7, तो ये 5, 4, 7 ये क्या है, ये संख्याएं हैं, ना कि संख्या के आंकड़े। संख्या के आंकड़े भी होते हैं जो एक अर्थ को प्रकट करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे संख्या के आंकड़े संख्याएं क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। और आंकड़े नहीं हो सकते, ये हमने पढ़ लिया था, तो 1 मिनट पीछे जो रह गया उसको पढ़ देते हैं। यानी कि संख्या ये किंतु आंकड़े नहीं होते, क्योंकि ये अपने आप में कोई सूचना नहीं देते, न किसी विषय में प्रकाश डालते, ये मृत कुछ नहीं बोलते। सभी संख्या की संख्या नहीं होती किंतु सभी संख्याएं संख्या की जो है आंकड़े होते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आंकड़ों नहीं हो सकती वे संख्याएं जो किसी न किसी रूप से किसी स्थान, यानी कि किसी स्थान से जो रिलेटेड होती हैं। वे संख्या जो किसी न किसी रूप से किसी स्थान, समय, वस्तु, व्यक्ति से जुड़ी होती हैं संख्या की आंकड़े कहलाती है। यानी कि वे संख्याएं, जैसे कि मैं कह दूं किसी स्थान से, जैसे कि अब मान लीजिएगा कि हरियाणा है, हरियाणा के अंदर अपने जो हरियाणा है, तो हरियाणा के अंदर हम बात करते हैं कि जनसंख्या है वो मान लीजिएगा कि 3 करोड़ जनसंख्या हरियाणा की, तो वो स्थान से रिलेटेड है। वो 3 करोड़, अगर मैं सीधे 3 करोड़ कह दूं तो 3 करोड़ तो कोई इस चीज़ का मतलब ही नहीं हुआ, सीधे 3 करोड़ कह दूं। लेकिन 3 करोड़ हरियाणा की जनसंख्या अगर मान लें तो वो क्या है, वो स्थान से रिलेटेड हो गया। टाइम, यानी कि जो टाइम से रिलेटेड है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि जो टाइम से रिलेटेड दिखा रखा है, उदाहरण दे रखा है, यानी कि 2016-17 में गेहूं का जिलेवार उत्पादन, यानी कि 2011 में जो उत्पादन हुआ वो कितना हुआ, वो 2011 है, वो टाइम से रिलेटेड है। यानी कि 2011 में जो उत्पादन हुआ वो टाइम से रिलेटेड है। जैसे कि आप बीए कर रहे हैं तो वो कौन से सन में कर रहे हैं, वो आंकड़े हैं, वो किस समय से रिलेटेड हो। वस्तु, यानी किस वस्तु से रिलेटेड है, जैसे कि गेहूं है, रिलेटेड है, गेहूं से रिलेटेड है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड है, तो वो संख्या की आंकड़े कहलाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि ध्यान से देखिए उपयुक्त तीनों उदाहरणों में से जो है आंकड़े से हम बोलते हैं अनुसंधान के किसी पक्ष पर प्रकाश डालते हैं। प्रत्येक उदाहरण स्थान, समय, वस्तु या व्यक्ति से जरूर जुड़ा हुआ है और बहुवचन के रूप में ऐसे सजीव आंकड़े को संख्या की आंकड़े कहते हैं। ये किसी लक्षण के बारे में मात्रात्मक सूचनाएं देते हैं, यानी कि एक मात्रा को बताते हैं कि इतनी मात्रा में हुआ। तो उसके बाद में आगे संख्या की आंकड़े कुछ विशेषताएं होती हैं और जिन्हें होरेक्स सेक्रिट्स ने अपनी विश्व प्रसिद्ध परिभाषा में अत्यंत शानदार ढंग से जो अभिव्यक्त किया है वो क्या है कि संख्या की से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उस समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जिन्हें संख्याओं से में व्यक्त किया जाता है, जिनकी गणना या अनुमान परिशुद्ध के एक उचित स्तर के अनुसार की जाती है, जिन्हें पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक क्रमबद्ध ढंग से संग्रहित किया जाता है और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप से में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थी इसकी परिभाषा। आगे हम बात कर लेते हैं, दोबारा टॉपिक है कि संख्या के आंकड़ों की जो पहचान है, संख्या की जो परिभाषा हमने और डीपली तरीके से हम देखते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे
जो संख्यांकी जो परिभाषा और जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में। एक वचन के रूप में संख्यांकी की जो परिभाषा है वो क्या है? तो एक वचन के रूप में संख्यांकी उन विधियों का वर्णन है जिन्हें वैज्ञानिक या प्रयोगश्रित अध्ययनों में अपनाया जाता है। जब कभी आंकड़ों को संकलित किया जाता है यानी कि इकट्ठा किया जाता है तो उनके संगठन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण व निर्वचन के लिए इन विधियों की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप इनका आंकड़ों को संगठन बना रहे हैं, प्रस्तुतिकरण आप उसको परफॉर्म करना है, किसी को दिखाना है, विश्लेषण करना है या निर्वचन करना है यानी कि इंटरप्रिटेशन करना है, तो इन विधियों की जरूरत पड़ती है। और इस प्रकार एक वचन के रूप में संख्यांकी का अर्थ है कि संख्यांकी विज्ञान या संख्यांकी विधियों के पुलंदे के रूप में जो है लिया जाता है। एक वचन के रूप में संख्यांकी निम्नलिखित परिभाषा को ध्यान से समझिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सेलिगमैन के अनुसार जो संख्यांकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से एकत्रित किए गए आंकड़े के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना तथा व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। संख्यांकी विधियों का बढ़ता महत्व। आज के टाइम में जो संख्यांकी विधि है उनका क्या महत्व है? संख्यांकी विधियों का बढ़ता महत्व। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक भूगोल विषय एक वर्णनात्मक विषय से अधिक कुछ नहीं समझा जाता था, और जो किसी विषय का वर्णन कर सके उससे कुछ नहीं समझा जाता, क्योंकि विश्व के अधिकांश देश जनसंख्या का आकार छोटा था तथा प्रौद्योगिकी का जो विकास कम ही था, और परिणाम स्वरूप आर्थिक क्रियाओं का विस्तार व गहनता अपेक्षित कम थी, और आंकड़ों का विभिन्न मात्रात्मक विधियों का महत्व उसी के अनुरूप नगण्य था। यानी कि जो क्योंकि जनसंख्या कम है तो इतना कारोबार नहीं था, जिसके कारण इसकी जो उस टाइम जो इतना विकास नहीं हो पाया था। आगे हम देखते हैं कि क्या कार्य है संख्यांकी के, यानी कि जो संख्यांकी है उसके क्या कार्य हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जटिल आंकड़ों को सरल बनाती है, यानी संख्यांकी क्या करती है? जटिल आंकड़ों को सरल बनाती है, तथ्यों को निश्चित रूप प्रस्तुत करती है, यह तुलना करने की एक प्रणाली है, तथ्यों को आपस में संबंध बताती है कि क्या संबंध है, नीतियों के निर्माण में सहायक है, यानी आपको कोई नीति बनानी है तो उसके लिए भी एक सहायक है, पूर्वानुमान लगाने में सहायता देती है, जैसे कि गेहूं का पूर्वानुमान लगा दिया, चावल का पूर्वानुमान लगा दिया, कितना होगा उत्पादन उसके अनुसार, और अन्य विज्ञानों के नियमों को प्रतिपादित करने व जांच करने में सहायता देती है, और व्यक्ति के ज्ञान तथा अनुभव में वृद्धि करती है। यानी कि व्यक्ति का जो क्योंकि अव्यवस्थित जो आंकड़े होते हैं उन्हें व्यवस्थित कर दिया जाता है और उससे व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो वर्तमान युग में इसका क्या महत्व है। तो वर्तमान युग में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति के कारण जो है मनुष्य अपने पर्यावरण से अंतःक्रिया हुई है और पहले से अधिक मात्रा में प्रकृति का दोहन कर्म पाने की जो स्थिति में है, और इससे क्या है अधिक स्थिति में इससे अधिक जहां मानव की आर्थिक क्रियाओं में विविधता, विस्तार, कुशलता, गहनता आई है, जिसके कारण क्या है मानवीय जो संबंध है वो प्रशासक के रूप में मानव का महत्व भी क्या है बहुत बढ़ गया है। और ऐसी दशा में भूगोलवेत्ता या कोई अन्य सामाजिक विज्ञान स्वयं को स्थानों, मानवीय क्रियाओं के वर्णन तक ही सीमित नहीं रख पाता, बल्कि भौतिक, आर्थिक, मानवीय तत्वों को तथा तेजी से बदलते उनके अंतर संबंधों का विश्लेषण अध्ययन करना चाहता है, ताकि घटनाओं और स्थानों का वास्तविक चरित्र सामने आ सके। और वर्तमान में कंप्यूटर व इंटरनेट की सहायता से हम न केवल विभिन्न प्रकार के विशाल आंकड़े व सूचनाएं का एकत्रीकरण और संरक्षण कर सकते हैं, अपूर्व विभिन्न मात्रात्मक एवं मानचित्रात्मक विधियां द्वारा जटिल व दृढ़ आंकड़ों को आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि आज का जो आधुनिक युग है, खेती से जुड़े आंकड़े हैं, इनकी कितना गेहूं का उत्पादन हुआ, उद्योग है, उद्योगों में कितना कपड़े का उत्पादन हुआ, कितना जो लौह उद्योग है उन्होंने उत्पादन किया, इन सभी का जो आंकलन अगर हमें औसत निकालना हो भी कितना औसतन हो
जो लोहे का उत्पादन हुआ, वस्त्रों का उत्पादन हुआ, खाद्य पदार्थों का उत्पादन हुआ, ये हमारे पास विस्तृत आंकड़े हैं। मतलब कि बहुत बड़े मात्रा में हमारे पास आंकड़े हैं। लेकिन इन आंकड़ों से हमें जो है जानकारियाँ प्राप्त करनी है, तो इन विधियों का यूज करके जो आजकल है वो है अनुमान लगा दिया जाता है। जैसे कि आप जो आंकड़े देखते हैं, जैसे कि गेहूं का उत्पादन, जैसे हमने क्वेश्चन भी करते हैं कि लोहे का उत्पादन झारखंड में इतना है और छत्तीसगढ़ में इतना प्रतिशत है, तो वो सभी कैसे निकालते हैं? वो इन्हीं विधियों का यूज करके है वो आंकड़े निकालते हैं। उसके बाद में बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये हमें पढ़ लिया था। तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास में मनुष्य ने विभिन्न भौगोलिक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें हम आगे भी पढ़ लेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम एक बार इसके देख लेते हैं कि सांख्यिकी, ये इम्पोर्टेंट है, संकलन के आधार पर सांख्यिकीय आंकड़ों का वर्गीकरण। और तो संकलन यानी कि कहाँ से हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा ऑन द बेसिक ऑफ कलेक्शन, यानी कि कहाँ से हम एकत्रित करते हैं, उसके आधार पर आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, यानी कि आपने आंकड़े कहाँ से लिए। एक तो आपने स्वयं जाकर अगर आप आंकड़े प्राप्त करते हैं तो वो प्राथमिक आंकड़े, जैसे कि आपने अपने गाँव के अंदर प्रत्येक व्यक्ति से जाकर, प्रत्येक घर में जाकर आपने उसकी आय पूछी कि आपकी आय कितनी है, वह कितना है, वो आपने एक अपनी कॉपी में नोट कर लिया। और दूसरा द्वितीय आंकड़े, या आपने किसी गांव के सरपंच से वो आंकड़े अगर प्राप्त कर लिए तो वो द्वितीय आंकड़े कहलाएंगे। यानी कि अगर व्यक्ति स्वयं जाकर के आंकड़े प्राप्त करता है तो प्राथमिक आंकड़े है, और अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति से, या हमें सपोज कीजिए किसी फैक्ट्री मालिक से हमने उसके जो उत्पादन है उससे संबंधित जो आंकड़ा प्राप्त कर लिया, वो द्वितीयक आंकड़ा। यानी कि ये आंकड़े में कुछ कमियां भी हो सकती हैं, लेकिन जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो खुद अनुभव द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। उसके लिए आपको विशेष अनुभव की जरूरत होती है, क्योंकि आप किसी से अगर सूचनाएं एकत्रित करना चाहते हैं तो आपको बोलने का लहजा वो है वो अच्छा होना चाहिए। और ऐसे द्वितीयक आंकड़े हैं, क्योंकि आपको कोई भी जो है द्वितीय आंकड़े आप किसी कंपनी से लेने जाएंगे तो वो आसानी से आंकड़े नहीं देंगे, तो उसके लिए आप बोलने का लहजा आना चाहिए एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट को। तो ये आप जब आगे कोर्स करते हैं तो आपको ये आंकड़े एकत्रित करने होते हैं, या जनसंख्या विभाग या अन्य विभाग में अगर जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो इस प्रकार आंकड़े एकत्रित करते हैं। वो दो तरीके होते हैं, उससे ही वो आंकड़े प्राप्त करते हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं तो हम यह बात कर रहे थे जो उदाहरणतः यदि हम किसी कारखाने की किसी मजदूर बस्ती में जाकर एक मजदूर से पूछें कि उसकी जो आय है, पूछकर उसकी शिक्षा, आय और जन्म इत्यादि से सूचना एकत्रित इकट्ठी करते हैं, तो उनमें हम प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। मैंने बता दिया था, ये सूचना कारखाने से रजिस्टर से उतार ले तो हमारे आंकड़े द्वितीयक होंगे और कारखाने के लिए प्राथमिक होंगे। इसी कारण किसी गाँव मूल रूप से एकत्रित किए गए आंकड़े वो भूमि उपयोग आंकड़े का प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। तो प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर देख लेते हैं हम, क्या होते हैं ये प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, यानी कि प्राइमरी डाटा और द्वितीयक गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं और क्योंकि अनुसंधानकर्ता इन्हें स्वयं एकत्रित करता है, और द्वितीयक आंकड़े जो मौलिक नहीं होते क्योंकि अनुसंधानकर्ता इन्हें एजेंसियों द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करता है। यानी कि किसी फैक्ट्री से जाकर के आंकड़े प्राप्त कर लेता है, और इसमें श्रम यानी कि आपको टाइम भी लगेगा, आपको मजदूर लगाने पड़ सकते हैं, और धन का भी व्यय होगा। दृष्टि से आंकड़ों का संकलन करना महंगा पड़ता है, और ये आंकड़े का संकलन अपेक्षित कम महंगा पड़ता है, क्योंकि सीधे इंडस्ट्री से जाकर के या सरपंच से जाकर के अपने गांव से जो डाटा ले लिया तो उसमें आपको कोई ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होता। लेकिन इसमें आपको हर जगह जा करके डाटा एकत्रित करना पड़ता है। व्यवस्थित ढंग से व पूर्व निर्धारित उद्देश्य से संकलित ये आंकड़े उपयोगिता होती है, मतलब इनकी उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये आंकड़े जो आपने स्वयं एकत्रित किए हैं तो आपको पता ही कि आपने कोई गलती नहीं की है। और द्वितीय आंकड़े उपयोगी भी हो सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि उसमें क्या त्रुटियां हो सकती है, क्या पता वो आपको सही आंकड़े ना दें। और इन आंकड़ों का उपयोग करते समय विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि अगर आप इनको उपयोग करेंगे तो आपको पता ही है, क्योंकि आपने स्वयं एकत्रित किए हैं,
जा करके तो आपको उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसमें दिक्कत आ सकती है क्योंकि हो सकता है कि आंकड़े सही ना हो, व्यवस्थित रूप से ना हो, तो इनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में डीपली नीचे, यानी कि एक बड़ी व्यवस्था से इकट्ठे होते हैं द्वितीयक आंकड़े, यानी कि एक लंबी प्रोसेसिंग के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। यदि आपसे कोई कह दिया जाए कि जाओ भारतीय रेल मार्ग की लंबाई माप कर लो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप फीता लेकर के और वो रेलों की लंबाई को माप पाएंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। हो भी जाएगा लेकिन समय टाइम बहुत लगेगा। और देश में रेलवे इंजन है, सवारी डिब्बे कितने हैं, मालगाड़ी के डिब्बे कितने हैं, ये आप गिन नहीं सकते हैं। यानी कि बहुत गिन संभव तो हर कुछ है, लेकिन ये टाइम लगेगा इसके अंदर आपको। और भारत में कितनी बसें हैं कि गिन कर लाओ बताओ, ये आंकड़े आपको मौलिक रूप से कभी इकट्ठे नहीं कर सकते। और इस प्रकार के जो भारतीय जलवायु संबंधी आंकड़े, जनसंख्या संबंधी आंकड़े, आयात निर्यात के आंकड़े और खनिजों के संचय के तथा उत्पादन के आंकड़े अपने आप में दम पर इकट्ठे नहीं कर सकते। और ऐसे आंकड़ों को अनेक सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं अनेक लोगों को सहायता से एकत्रित करती है रहती है। और भारत में आंकड़ों प्राप्त करने के द्वितीयक जो स्रोत है वो जनगणना विवरण और यानी कि पेंशन रिपोर्ट्स और सांख्यिकी सारांश और राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण रिपोर्ट और कृषि संबंधी आंकड़े इत्यादि हैं। यानी कि अब 2021 में जो जनगणना होनी है तो वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके अंदर बहुत सारी एजेंसियां मिलकर कार्य करेगी। तो इस प्रकार जो आंकड़े हैं वो क्या है, प्राप्त करने के दो तरीके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आंकड़ा का परिकलन, यानी कि अब जो आंकड़ों का परिकलन करना है आपको, वो किस कैलकुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि परिकलन के आधार पर आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। वही प्रकार है, थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें। यानी कि प्रारंभिक आंकड़े और व्युत्पन्न आंकड़े, थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। वो था प्रारंभिक आंकड़े, व्युत्पन्न आंकड़े। ये प्रारंभिक वो प्राथमिक और द्वितीयक थे, प्रारंभिक थे। और ये व्युत्पन्न आंकड़े, प्रारंभिक संख्या की आंकड़े निरपेक्ष संख्याओं में तथा विशाल होते हैं। यानी कि प्रारंभिक, यानी कि जो आंकड़े हमें सीधे पकड़ा दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि आपके सामने भारत की जनसंख्या के अलग अलग राज्यों के अगर आपके सामने आंकड़े रख दिए जाए तो वो बहुत विशाल हो जाएंगे। यानी कि 29 राज्य है, उनके अगर आपके सामने जो आंकड़े रख दिए जाए, 29 राज्य हैं, अगर 29 राज्य के आंकड़े अगर रख दिए जाते हैं तो उनकी जो जनसंख्या है वो पूरे भारतीय जनसंख्या कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर उन्हीं 29 राज्यों के अगर कैलकुलेशन करके आपको बता दी जाए कि भारत की जनसंख्या वो 135 करोड़ है, तो ये आपके लिए आंकड़े क्या हो गए, व्युत्पन्न आंकड़े हो गए। तो इस प्रकार जो आंकड़े हैं वो व्युत्पन्न आंकड़े होते हैं। जैसे कि उदाहरणतः यदि हम भारतीय मौसम विभाग के रिकॉर्ड 1930 से 2014 तक के वर्षों के दैनिक उच्चतम दैनिक न्यूनतम तापमान के आंकड़ों का संकलन करें तो ये आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, यानी कि प्रारंभिक आंकड़े कहलाएंगे। यानी कि 1930 से लेकर के 2014 तक के जो अपने आंकड़े आपको दे दिए गए, यानी कि उच्चतम तापमान हाई और लो टेम्परेचर आपको दैनिक दिन का वो दे दिया गया। तो आप इन कैलकुलेशन करेंगे तो आपके लिए ये क्या है, एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। यानी कि ये थोड़े से टफ होगा, लेकिन ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो विशालता के कारण आंकड़े हमें भ्रमित करेंगे, ठीक है। आप उन आंकड़ों से क्या विचल सकते हो, आप भ्रमित कर सकते हैं, आपको भी क्या आंकड़े हैं पता नहीं क्या दे रखा है, तो वो चीज़ें आपको भ्रमित कर सकती है क्योंकि इन्हें तत्काल कोई भी निष्कर्ष प्रतीत नहीं होता। और यदि हम इन आंकड़ों का परिकलन करके इनकी औसत प्रतिशत अनुपात घनत्व इत्यादि निकाल लें तो ये आंकड़े संख्या में कम तुलनीय हो जाती हैं। उदाहरणतः एक वर्ष में के 730 दैनिक उच्चतम व न्यूनतम तापमान के प्रारंभिक आंकड़ों से यदि हम प्रत्येक दिन का मध्यमान तापमान निकाल ले तो आंकड़े के आधे यानी कि 365 रह जाएंगे। और यदि 365 दैनिक मध्यमान तापमान के आंकड़ों को 12 महीनों में बांटकर प्रत्येक महीने का मध्यमान तापमान निकाल दिया जाए, यानी कि पहले आपको क्या है, एक वर्ष के 730 यानी कि 365 और 365 कितने हो गए देखते हैं यहाँ पर, 365 और 365 आप देखते हैं
5 5 0, हंसी लगी 1, 4 6 12, 1 13, ये और 3 6 730, यानी कि 730 आपके हो जाते हैं। यानी इसका 730 कैसे हुआ कि जो एक दिन का, यानी कि एक दिन का एक तो हाईएस्ट टेम्परेचर हो, तो एक दिन उसका हो गया, एक दिन का आंकड़ा हो गया, और एक लो का एक तो एक दिन की संख्या कितनी होगी 2। तो इस प्रकार 730 बने हैं इनकी। लेकिन हम क्या करेंगे, हाईएस्ट और लोएस्ट जो टेम्परेचर है उससे हमने 365 दिन का जो दैनिक मध्यमान तापमान निकाल लिया। और 365 तो आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं जो साधारण वर्ष होता है उसमें। और अगर हमें 12 महीने में बांट लें, यानी कि एक महीने का तापमान निकाल ले, तो वो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो क्योंकि जितना हम उसको सुधारेंगे आंकड़ों को, उन उतनी ही ज़्यादा उससे क्या है जो है नॉलेज, यानी कि जानकारी अच्छी प्रकार से निकल आएगी। तो ये है इस प्रकार जो कैलकुलेशन है। और आगे बढ़ते हैं हम, केवल 12 आंकड़े रह जाएंगे और 730 आंकड़ों की अपेक्षा 365 आंकड़ों के स्थान पर 12 आंकड़े द्वारा निश्चित ही बेहतर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और परिकलन के उपरांत ऐसे आंकड़े को व्युत्पन्न आंकड़े कहा जाता है। देखिएगा, अगर इन आंकड़े संबंधित जो आप अगर इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो कल को आप जैसे कि जनसंख्या विभाग के अंदर लग सकते हैं, या अन्य आप जो है कोई खुद का उद्योग स्थापित करें हैं तो उनका जो आंकड़ा संकलन करना, यानी कि आपका ये जो मैथमेटिक है, जो मैथ को है वो इंक्रीज करता है। अगर किसी का मैथ मजबूत है तो इनको आसानी से कर लेगा, लेकिन इतने ये मुश्किल भी नहीं है, आसान ही है। स्थान के आधार पर संख्या के आंकड़ों के प्रकार, तो हम देखते हैं कि स्थान के आधार पर आंकड़ों के 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्थान संबंधी आंकड़ा तथा क्षेत्र संबंधी आंकड़ा। स्थान तो एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया, जैसे कि मैं कहूँ दिल्ली का जो उच्चतम तापमान, कितना तापमान है, कितनी जनसंख्या है, इससे संबंधित अगर हम आंकड़े लेते हैं तो वो हो गए, वो क्या उन्हें क्या कहेंगे हम, स्थान संबंधी आंकड़े। और क्षेत्र, जैसे कि क्षेत्र से ये समझिए क्षेत्र स्थान से बड़ा होता है, जैसे कि हरियाणा का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र या दिल्ली का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जिसके अंदर एक बहुत सारे स्थान आ जाते हैं, यानी कि स्थान छोटा होता है और क्षेत्र है वो बड़ा होता है। तो ये आप स्थान और क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जाना। तो स्थान संबंधी आंकड़े मैंने बता दिया आपको कि ये किसी आंकड़े को अन्य संबंधित किसी खास स्थान बिंदु से होता है जहाँ उन्हें संबंधित स्थान संबंधी आंकड़े कहते हैं। उदाहरणतः जो हम जैसे कि धरातलीय जलवायु के विभिन्न तत्वों जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा इत्यादि के आंकड़े जो हैं भूतल पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थानों आंकड़ों ने किसी धरातल पर संबंधी आंकड़े समुद्र तल से ऊंचाई, निर्देश चिन्ह और त्रिकोणमिति, स्टेशन इत्यादि विभिन्न स्थानों से बिंदु से माप जाते हैं। और इसी प्रकार जलवायु के आंकड़े भी विभिन्न यंत्रों द्वारा किसी विशिष्ट स्थान पर ज्ञात किए जाते हैं। और जैसे दिल्ली का तापमान, मुंबई की वर्षा, कन्याकुमारी की आर्द्रता, ये होगी स्थान, एक पर्टिकुलर प्लेस से संबंधित जो डाटा होता है। जैसे कि आप जिस गांव में या शहर में रहते हो तो आपके गांव या शहर में कितनी लोग रहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपका स्थान रिलेटेड क्या हो गया, जो डाटा हो गया। उसके बाद में बात करते हैं कि क्षेत्र संबंधी, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र से ऐसे आंकड़े जो है विशेष स्थान या बिंदु से नए और विशेष क्षेत्र प्रदेश है, जैसे उदाहरणतः विभिन्न फसलों की उपज तथा जनसंख्या आंकड़े का संबंध किसी बिंदु से नए होकर क्षेत्र विशेष से होता है। जैसे हरियाणा के गेहूं का उत्पादन, पंजाब में जनसंख्या का घनत्व। तो ये है स्थान क्षेत्र संबंधी आंकड़े। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जो है अगले वीडियो लेक्चर में विषय वस्तु के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण करेंगे। धन्यवाद।